वेलकम। ये वीडियो मैंने बीकॉम थर्ड ईयर के लिए तैयार किया है। इस पेपर का जो विषय है वो पेपर फर्स्ट जो है बीकॉम थर्ड ईयर में अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन, उसकी यूनिट फर्स्ट का मैंने ये चैप्टर 2 कवर किया है। इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा कि हम सब ये जानते हैं कि अंकेक्षण जो होता है वह पुस्तकों की जांच को कहते हैं। इसके अंदर हम किसी भी संस्था के, चाहे वो लाभ कमाती हो चाहे वो लाभ नहीं कमाती हो, उसकी वित्तीय विवरणों की यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम जांच करते हैं। ये जांच कभी कभी जो होती है कंपलसरी होती है। ऐसे ऑडिट को हम बोलते हैं वैधानिक ऑडिट यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये ऑडिट जो होती है किसी कानून के द्वारा अनिवार्य की जाती है। जैसे हो सकता है इनकम टैक्स के अधीन ऑडिट कराना अनिवार्य हो या कंपनीज एक्ट के अधीन करवाना अनिवार्य हो। ऐसे ऑडिट को बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी ऑडिट। या ऐसा हो सकता है कि हम ऑडिट जो है वो स्टैट्यूटरी नहीं है पर भी हम अपने पुस्तकों की जांच करवाने के लिए कि हमारी पुस्तकें प्रमाणिक हैं, इसके लिए भी हम कई बार अंकेक्षण करवाते हैं। तो अंकेक्षण जो होता है वह क्या होता है, पुस्तकों की जांच को करते हैं। ये जो होता है अधिकतर ये संस्था से बाहरी व्यक्ति करता है, यानी कि संस्था का जो व्यक्ति होता है वह न कर एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम नियुक्त करते हैं अंकेक्षण के लिए, वह कार्य करता है जिसका मैनेजमेंट से कोई भी लिंक नहीं होता। वह मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता, ना वो कर्मचारी होता है ना वो अधिकारी होता है। अधिकतर जो होता है अंकेक्षण जो होता है वह कार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सीए द्वारा किए जाता है। जब भी अंकेक्षण कार्य होता है उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, संस्था को एक अंकेक्षक को नियुक्त करना पड़ता है। जब अंकेक्षक की नियुक्ति हो जाती है तो वह अपने कार्य को शुरू करता है। कार्य को शुरू करने के प्रथम स्टेज में वह क्या करता है, वह जो संस्था होती है उसके व्यवसाय की जानकारी प्राप्त करता है। कंपनी जो है वो ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ पे उसकी ब्रांचेस हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, क्या वो इंडिया में काम करती हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय तक उसकी व्यापार फैला हुआ है, इस सब जानकारी वो प्राप्त करता है। इसके बाद वह प्राप्त करता है कि किस तरह से हायरार्की है, किस तरह से ऑर्डर जो होता है कंपनी में फ्लो होता है, क्या कौन से कर्मचारी हैं, उनके क्या दायित्व है, क्या पावर्स हैं उन लोगों की, किस तरह से लेखा पुस्तकें तैयार की जाती हैं, कौन सी हम जो है सिस्टम अकाउंटिंग का फॉलो करते हैं। हो सकता है हम महाजनी सिस्टम फॉलो करते हैं, हो सकता है हम इंग्लिश सिस्टम फॉलो करते हैं। क्या हम लोग लाभ कमाने वाली संस्थाएं तो हम पी&एल अकाउंट बनाते होंगे, अगर हम लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते होंगे। तो ये सब जानकारी वह प्राप्त करता है। ये जानकारी प्राप्त करने के बाद और अंकेक्षण कार्य शुरू करने से पूर्व वह क्या करता है, एक सूची बनाता है जिसमें वह ये एक तरह से प्लानिंग करता है कि मुझे किस तरह से अपना ऑडिटिंग कार्य करना है, कितना डेप्थ तक मुझे चेकिंग करनी है, क्या मुझे टेस्ट चेकिंग करनी है, या मुझे एक्सटेंट चेकिंग करनी है, विस्तृत जांच करनी है। ये सब जो वो तैयार करता है उसी को हम कहते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम, ऑडिट प्रोग्राम। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने ब्लैक बोर्ड पे, अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है। अंकेक्षण कार्यक्रम में किए जाने वाले कार्य, उसके लिए बंटित समय, किन किन व्यक्तियों द्वारा क्या कार्य किया जाएगा, उसका ब्यौरा होता है। यानी अंकेक्षण कार्यक्रम में क्या होता है कि सबसे पहले क्या कार्य किया जाएगा, उसके लिए कितना समय होगा। यानी अगर मैं बात करूं कि मुझे बुक्स के टोटल चेक करनी है, कास्टिंग चेक करनी है, उनकी पोस्टिंग चेक करनी है, कैश बुक का डिटेलिंग देखनी है, या माल कैसे रिसीव होता है, कैसे पेमेंट किया जाता है सप्लायर्स को, डेटर्स को, जो हमारे डेटर्स हैं हमारे कस्टमर्स को, उनसे कैसे कैश प्राप्त किया जाता है, कैसे कब बैंक में हमारा कैश जमा होता है, कौन से व्यक्ति हैं जिनको कैश प्राप्त करने का अधिकार है, कौन से व्यक्ति बैंक में कैश जमा कराते हैं, ये सब। तो क्या है इसमें कि ये किए जाने वाला कार्य, कौन सा कार्य किया जाएगा, उसके लिए कितना समय लगेगा, कौन कौन सा व्यक्ति। अंकेक्षण जो होता है वो अधिकतर एक टीम के द्वारा किया जाता है। एक मुख्य अंकेक्षक होता है, उसके सहायक होते हैं। तो सहायकों में काम को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो
तो उनको जो काम बांटा जाता है वो उनको कितने समय में करना है, उसका बंटवारा कितने समय में उनको करना है, वह सबका जो ब्यौरा होता है उसके बारे में लिखा गया है। अतः अंकेक्षण कार्यक्रम किए जाने वाले कार्य का एक क्रमबद्ध सूची होती है। ये एक सूची होती है जो हमें बताती है कि कौन सा कार्य किस किस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और कितने समय में ये किया जाएगा। यह सूची अंकेक्षण शुरू करने से पूर्व तैयार की जाती है। ये जो हम जब अंकेक्षण कार्यक्रम बनाएंगे, ये हमारा अंकेक्षण शुरू करने से पूर्व तैयार किए जाते हैं। हम इसमें यह बताते हैं, हमारे टीम के लिए भी सहायक होती है और हम मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा बता सकते हैं कि हम किस कार्य को कितने समय में हम इसको पूरा कर सकेंगे। अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षण मापदंडों के अनुसार तैयार किया जाता है। यह अंकेक्षण के सहायकों के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में सहायक होता है। ये जो हम तैयार करते हैं, तैयार करने में हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाती है, आईसीए बनाती है, इसको आज हम कहते हैं सैप, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ही अनुसार हमारा अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है। और यह जो अंकेक्षण कार्यक्रम होता है, ये हमारे जो असिस्टेंट होते हैं, ऑडिटिंग असिस्टेंट, उनके लिए मार्गदर्शन एवं सहायक होता है। इतना मैं कह सकता हूं, उसको अगर ब्रीफ में कहा जाए, सिंपली स्टेट किया जाए, तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक ऐसी सूची जो हमको ये बताती है कि अंकेक्षण कार्यक्रम जो हम अंकेक्षण करेंगे वह जो कार्य है वह किन किन व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, कितने समय में किया जाएगा, उसकी एक सूची तैयार करते हैं, उसको हम अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंकेक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य। अंकेक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं? इन उद्देश्यों को मैंने जो लिखा है वो लिखा है अंतरराष्ट्रीय अंकेक्षण व्यवहार समिति के अनुसार। हमारी जो एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग बॉडी है, अंतरराष्ट्रीय अंकेक्षण समिति, उन्होंने क्या बताया है अंकेक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, उन्हीं को मैंने यह मेंशन किया है कि अंतरराष्ट्रीय अंकेक्षण व्यवहार समिति के अनुसार अंकेक्षण कार्यक्रम के क्या है, ये निम्नानुसार उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है लेखा प्रणाली एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जानकारी प्राप्त करना। जब अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्यक्रम बना के जो व्यवसाय जो हमारा जिसकी हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, उस संस्था की जो लेखा प्रणाली है कि किस तरह से वो लेखा करती है, किस तरह की पुस्तक बनाए जाते हैं, किस तरह से उसने रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, कितने समय में रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, या उसकी जो इंटरनल कंट्रोल मेजर है, इंटरनल कंट्रोल है, वह किस तरह से इंटरनल कंट्रोल है, कहां पे इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, कहां इफेक्टिव नहीं है, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जो अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक जांच प्रणाली पर निर्भरता तय करता है। जब एक बार हम इंटरनल कंट्रोल की जांच करते हैं, जांच करने के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि हमें टेस्ट टेकिंग करनी है, क्या हमें विस्तृत जांच करनी है। जहां हमें लगता है कि जहां पर इंटरनल कंट्रोल वीक है वह हम विस्तृत जांच करेंगे, जहां हमें लगता है कि इंटरनल कंट्रोल मजबूत है, जहां पर फ्रॉड्स की और एरर्स की कम संभावना है, वह हम टेस्ट टेकिंग करेंगे। टेस्ट टेकिंग का मतलब क्या है कि हम केवल सैंपल लिखेंगे, सैंपल ड्रॉ करेंगे, 500 ट्रांजेक्शन में से 50 ट्रांजेक्शन उठाएंगे और उनकी जांच करेंगे। नेक्स्ट है अंकेक्षण प्राविधियों के स्वरूप व समय को निर्धारित करना। अंकेक्षण कार्यक्रम बना के हम ये तय कर सकते हैं कि हम जो ऑडिट प्रोसीजर अपनाएंगे वह कितने समय के लिए अपनाएंगे और उनका स्वरूप क्या होगा। क्या हम डिटेल चेकिंग करेंगे, क्या हम टेस्ट चेकिंग करेंगे, क्या हम रूटीन चेकिंग करेंगे। तो ये सबको तय करने में अंकेक्षण कार्यक्रम हमें मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण कार्य को समन्वित करना। कई बार क्या होता है जब हम बिग कंसर्न की, जो बिग संस्था की ऑडिट करते हैं, तो ये डर होता है कि कोई कार्य छूट ना जाए। तो सारे कार्य को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते हैं। हम पहले प्लान कर लेते हैं कि कौन सा कार्य कब करना है, किस तरह से करना है। उससे क्या होता है सारे कार्यक्रम के हम क्या कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, इससे कोई भी कार्य जो है वह हमारा छूटता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है सहायकों को लिए मार्गदर्शन। ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो ऑडिट असिस्टेंट जो होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता कि कौन सा कार्य किस तरह से करना है, कितनी डेप्थ में करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं ऑडिट प्रोग्राम बना के उनको मार्गदर्शन करते हैं कि यह कार्य इतने डेप्थ में करना है, ये कार्य डिटेल में करना है, ये रूटीन में करना है। तो जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वह असिस्टेंट्स के लिए सहायकों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक जरूरी अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र। आप सब जानते होंगे कि अंकेक्षण ने कार्य सही किया है या नहीं किया है, ये बहुत बड़ा
दायित्व है। अगर अंकेशन ने अगर अंकेशन ने काम पूरी तरह से नहीं किया, जो ड्यूटी थी उसको पूरी नहीं किया, तो उसे न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है। तो यह प्रमाण करना कि अंकेशन ने काम सही तरीके से किया है, सही तरीके से नहीं किया है, इसमें अंकेशन कार्यक्रम उसकी बहुत मदद करता है। यानी कि वह ऑडिट है उसकी वर्किंग पेपर की तरह काम करता है। ऑडिटर के लिए भविष्य में अगर कोई विवाद पैदा होता है तो वहां ऑडिट प्रोग्राम हमें बता सकता है कि हमने ये कार्य किए थे, इस डेप्थ में किए थे, तो ये हम तय करने में मदद मिल सकती है कि क्या अंकेक्षक ने कोई गलती की थी या उसकी कोई गलती नहीं है। आइए इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ और उसके हानियों की। द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम एंड द शॉर्ट वर्किंग्स और लिमिटेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। पहला पॉइंट है योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन। जब हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, तो उससे क्या होता है कि जो सहायक होते हैं वे सभी एक तरह के नहीं होते, उसका कोई अधिक योग्य हो, कोई कम योग्य, तो हम पहले प्लान कर लेते हैं तो हम योग्यता अनुसार काम का बंटवारा योग्यता के अनुसार कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कार्य होने से, योग्यता अनुसार कार्य होने से अंकेक्षण जो कार्य है वो अधिक प्रभावशील हो जाता है और हम उसको कम समय में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व निर्धारित करना। जब हमने अंकेक्षण कार्यक्रम बना के सबका जो कार्य है वह सहायकों में बंटित कर दिया, तो हमें पता होता है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति ने किस सीमा तक किया है। इससे क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना आसान होता है। हम ये पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति ने या किस सहायक ने गलती की है और उसको रोकने के लिए क्या कार्य किया जा सकता है। अंकेक्षण कार्य की प्रगति का पता लगाना। ऑडिट प्रोग्राम से हमें पता है कि कार्य कहां स्टार्ट होके कहां खत्म होगा, तो हम ये जान सकते हैं कि काम कितना हुआ है, 30% हुआ है, 40% हुआ है, तो हम हर दिन ये पता लगा सकते हैं या याद रख सकते हैं कि अभी कितना काम बचा है और कितना काम हो गया है। अगर हम प्लान नहीं करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, तो हमें पता नहीं लगेगा कि कितना काम बचा हुआ है या कितना काम हमने कर लिया। अंकेक्षण प्रोग्राम बना के हम प्लान करके ये तय कर सकते हैं कि कितना काम हमने कर लिया और कितना कार्य बचा है। यह क्या है, इसके एक एडवांटेज है। कर्मचारियों के परिवर्तन से अंकेक्षण कार्य में कोई बाधा नहीं। हो सकता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम के दौरान हमें कर्मचारी बदलना पड़े, हमारा सहायक बदलना पड़े, परंतु कोई सहायक जो है वो क्या कार्य कर रहा था उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो कर्मचारी बदलने से, सहायक बदलने से अंकेक्षण कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आती। हम नई नियुक्ति करके उसी कार्य को वापस से चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य में एक रूपता। अगर हम कोई भी काम करना है, अंकेक्षण नहीं, कोई भी काम प्लानिंग से करते हैं, तो क्या होता है उसमें एक रूपता रहती है। नहीं तो क्या होगा, पहले कार्य स्लो होगा, फिर पता लगेगा कि हमने धीरे धीरे काम किया, तो हम काम फास्ट करते हैं, इसमें गलती की संभावना रहती है। पर हम अगर कोई भी कार्य प्लान करके करते हैं तो काम में क्या रहती है, एक रूपता रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, क्योंकि हम पहले प्लान कर लेते हैं कि कौन सा कार्य में कितना समय लगाना है, कितना समय देना है। वैसे ही अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय हम क्या करते हैं, समय कितना लगेगा वो बंटित करते हैं। इस काम में कि जैसे पुस्तकों का हमें जांच करनी है, कास्टिंग करनी है, तो किस कास्टिंग में कितना टाइम लगाना है, पोस्टिंग जांच करने में कितना टाइम लगाना है, ट्रायल बैलेंस में कितना टाइम, ट्रायल बैलेंस चेक करने में कितना टाइम लगाना है। तो उससे क्या होता है, काम में एक रूपता रहती है, एक स्पीड से हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन। जब हमें पता होता है कि कौन सा कार्य जो है किस तरह से करेंगे, तो हम पहले बता देते हैं कि ये कार्य करने में हम इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। और ये जानना जरूरी है कि अंकेक्षण जब भी किया जाएगा तो अंकेक्षक के लिए जरूरी है कि अंकेक्षण कार्य करते समय वे आईसीए द्वारा बनाए हुए सिद्धांतों का, जिसको हम सेप कहते हैं, उनका पालन करेगा। तो पालन नहीं करता तो आईसीआई और न्यायालय उसको दंडित कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुनरीक्षण में सुविधा। अगर कोई कार्य हमने दोबारा जांच करना है, दोबारा रिव्यू करना है, तो हमें पता होता है
कि हमने ये कार्य किस सीमा तक किया है, हमने डिटेल चेकिंग करी है, टेस्ट चेकिंग करी है। तो हम जब पुनरीक्षण करते हैं तो दोबारा जांच करते हैं तो उसमें हम क्या होता है, हमको सुविधा प्राप्त होती है। नेक्स्ट 8 पॉइंट है संपूर्ण जांच। ऑडिट प्रोग्राम करके, ऑडिट प्रोग्राम बना के हम कोई कार्यक्रम करते हैं, अंकेक्षण कार्यक्रम करते हैं, तो हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमने जांच करी है वह संपूर्ण करी है। ऑडिट प्रोग्राम जो किया है, जो हमें करना था वही किया है, हमने कोई कार्य नहीं छोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है समय की बचत। फिर ये एक जनरल पॉइंट से ले सकते हैं कि कोई भी काम हम प्लान करके करेंगे, कोई भी कार्य हम प्लान करके करेंगे तो अधिकतर उसमें क्या होता है, हमें समय की बचत होती है। हमें पता होता है कि हमें किस स्पीड से काम करना है, डेली कितना काम करना है। अगर हम कोई भी काम बिना प्लानिंग के करेंगे तो हो सकता है पहले स्लो काम करें, बाद में भी दौड़ना पड़े। तो वैसे ही अंकेक्षण में हम कार्यक्रम बना के कार्य करते हैं तो हमारे समय की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायालय में सुरक्षा। मैंने अभी बताया था आपको उद्देश्य में कि अंकेक्षण जो है ये अंकेक्षक के लिए जरूरी ऑडिटिंग वर्किंग पेपर होता है। इससे यह साबित हो सकता है कि अंकेक्षण ने जो कार्य किया है वह कार्य सही तरीके से किया है, उसे जो कार्य सौंपा गया है वो कार्य किया है, क्या उसने उस कार्य में कोई लापरवाही छोड़ी है। इस कार्य में हो सकता है कि न्यायालय में उससे सुरक्षा प्राप्त हो जाए अंकेक्षण कार्यक्रम से। अब बढ़ते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियों से। पहला पॉइंट है कार्य का यंत्रवत होना, कार्य का मैकेनिकल हो जाना। अगर कोई भी काम, अंकेक्षण जो है वो एक डायनेमिक काम है। जब अंकेक्षण करते हैं हम पहले से प्लान करते हैं, हो सकता है हमने प्लान पहले से कर लिया और अंकेक्षण कार्यक्रम के दौरान नई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, नई परिस्थितियां हो जाता है। अधिकतर क्या होता है, सहायक होते हैं ऑडिटर सिस्टम होते हैं, उनको अथॉरिटी प्राप्त नहीं होती कि वो कार्य जो है वो जो उनको प्लान किया गया उसके अलावा कर सके। तो होता है कई बार क्या होता है कि नई परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं पर उन लोगों के पास अथॉरिटी नहीं होती, तो वह कार्य वैसे ही करते हैं जिन्होंने कहा गया है। तो क्या होता है इसमें, वो कार्य क्या होता है, अप्रभावी होता है, अनएफिशिएंट हो जाता है। अगर ऑडिट प्रोग्राम बना के हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो इसमें क्या एक फायदा हो सकता है कि कोई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो हम उसको अपने कार्यक्रम को, हमारे जो कार्यक्रम है उसको हम उस तरह से ढाल सकते हैं। पर अगर हम कोई भी काम प्लान करके करेंगे, हमें पता है कि काम हमें रूटीन चेकिंग करनी है और हमें लगता है कि यहां पर हो सकता है कि फ्रॉड वगैरह की संभावना है, पर अगर हमने प्लान कर लिया और हम अथॉरिटी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर को, तो हो सकता है कि छल जो कपट है वह हम उसको ढूंढ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र नियंत्रण लेने के लिए प्रोत्साहन में कमी। जैसे मैंने बताया आपको कि अंकेक्षण कार्यक्रम में हम सहायकों से ही कह देते हैं कि ये कार्य करना है, इतना करना है और इतने समय में करना है। तो उनको क्या होता है, स्वतंत्रता नहीं होती कि कोई कार्य को नएपन से कर सके। उसमें क्या होता है, उनको क्या होता है कि कोई भी कार्य नियंत्रण लेने का उनके पास अधिकार प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक प्रभाव में कमी। इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूं, सेकंड पॉइंट को। जब वह स्वतंत्र नियंत्रण लेने के लिए आजाद नहीं होते तो हो सकता है कि उनमें नैतिक प्रभाव में कमी हो जाए। वह वही काम को ऊपर आलस की तरह से करें, उनमें कोई रुचि नहीं रहेगी। उनको पता है कि हम कार्य को अगर अच्छी तरह से भी करेंगे, हमारा अथॉरिटी नहीं है, कोई हम पता लगा सकते हैं, तो भी हम जो है हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो अधिकतर क्या होता है, ऐसे काम करने में ऑडिट प्रोग्राम में असिस्टेंट जो होता है वो काम को रूटीन तरीके से करते हैं, वो रुचि नहीं लेते। उसमें होता क्या है कि उनके नैतिक प्रभाव में कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है छल कपट का कम प्रकट होना। जैसे मैंने बताया आपको कि ऑडिटिंग जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है। हो सकता है हमने प्लान किया हो, प्लान करने के बावजूद भी हर संस्था में हमें तरह तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस संस्था में एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो जहां हमारा ऑडिट प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं हो, वहां हो सकता है कि कई जो एम्प्लॉय उन्होंने मिलजुल के छल कपट किया हो, फ्रॉड किया हो और हमारा ऑडिट प्रोग्राम जो है वह वो इफेक्टिव नहीं हो वहां पे। तो हो सकता है कि अगर हमारा ऑडिट प्रोग्राम है उसको अमेंड नहीं करें, फ्लेक्सिबल नहीं बनाएं, तो हम छल कपट को इतनी अच्छी तरह से ढूंढ नहीं पाए। नेक्स्ट पॉइंट है अयोग्यता प्रकट नहीं होना। तो कार्य जो होता है वो यंत्रवत होता है। ऑडिट असिस्टेंट जो होते हैं वो कार्य वैसे ही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है, तो उनकी जो अयोग्यता होती है कई बार वो छुप जाती है, प्रकट नहीं हो पाती। अगर ऐसा कहा जाए उनको कि आपको कार्य जो है वो स्वतंत्र है, आप लोग वो कार्य को स्थिति अनुसार करना है, तो हमें ये पता लग सकता है कि कौन सा सहायक जो है वो योग्य है, कौन सा सहायक अयोग्य है। परंतु हम काम जो है रूटीन की तरह कराते हैं, हम मैकेनिकल की तरह कराते हैं, तो इससे क्या होता है, सहायकों की अयोग्यता और योग्यता में अंतर में प्रकट नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायालय में अंकेक्षण के विरुद्ध प्रयुक्त होना। इसी लाभ को मैंने यहां पर हानि के रूप में प्रकट करता है कि हो सकता है कि बाद में
क्लाइंट और अंकेशक के बीच विवाद हो जाए और ऑडिटिंग वर्किंग पेपर से ये साबित हो जाए कि ऑडिटर को जो काम करना था वह काम उसने सही तरीके से नहीं किया, तो वह उसके विरुद्ध भी काम आ सकता है। यानी ऑडिट वर्किंग पेपर जो बनाया ऑडिटर ने अपनी सहायता के लिए, वो उसके विरुद्ध भी प्रयुक्त हो सकता है। अभी हमने ये डिस्कस किया कि जो ऑडिट प्रोग्राम होता है उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होती है कि उससे कार्य जो होता है यंत्रवत हो जाता है। क्योंकि हम पहले प्लान कर लेते हैं तो कार्य का क्या हो जाता है, यंत्रवत हो जाता है। कोई नई परिस्थिति अगर कार्य के दौरान उत्पन्न होती है तो हम उसके लिए नए सुझाव नहीं ढूंढ पाते। उससे होता क्या है कि अधिकतर जो छल कपट है वह ढूंढ नहीं पाते हम, और हम कार्य को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं कर पाते। तो ये जो कमी है अंकेक्षण कार्यक्रम की जो कमी है, इसको हम दूर कर सकते हैं यदि हम अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बना सके, फ्लेक्सिबल बना सके। तो ऑडिट प्रोग्राम को लोचपूर्ण बनाने के उपाय क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कर्मचारियों का स्थानांतरण। यदि कर्मचारी जो है यानी जो ऑडिट असिस्टेंट है, उनका जो कार्य है, उनका जो स्थानांतरण है वो होता रहे। थोड़ा सा काम वो परचेज बुक की जांच करे, वो उसका ट्रांसफर करके थोड़ा देर उसको कैश रजिस्टर पे लगा दिया जाए। तो अगर हम कर्मचारियों का स्थानांतरण करते रहेंगे तो उससे दो कार्य होंगे। एक तो कार्य जो होगा किसी भी कर्मचारी के लिए वो यंत्रवत नहीं होगा, वह नए काम करेगा उसको तो उसको उसमें रुचि आएगी और वह नए जोश से वो काम करेगा। दूसरा, इससे ऑडिट असिस्टेंट की योग्यता अयोग्यता का भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यक्रम अंतिम नहीं, उसमें परिवर्तन संभव। जब भी हम ऑडिट प्रोग्राम बनाएं तो हम अपने सहायकों को ये बताएं कि ये केवल चॉकआउट प्लान है, ये केवल ब्रीफ है कि काम को ऐसे करना है। अगर आपको लगता है कि कोई काम को और अच्छी तरह से किया जा सकता है, कई कार्य में हमें डिटेल चेकिंग करनी है, तो वह स्वागत योग्य। कार्यक्रम अंतिम नहीं है, उसमें कभी भी जो है वो चेंजेस किए जा सकते हैं। ये ऑडिट असिस्टेंट को हमें कम्युनिकेट करते रहना चाहिए कि ये केवल एक ऐसा ब्रीफ बनाया गया है, ऐसा प्लान है कि आपको ये काम करना है, कोई कार्य छूट ना जाए इसके लिए बनाया है। ये अंतिम नहीं कि कार्य ऐसे ही करना है। अगर आपको लगता है कि यह कार्य करने में हमें जो कार्यक्रम बनाए उससे हटके कार्य करना है तो वह स्वागत योग्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों को रचनात्मक सुझाव के लिए प्रेरणा देना। होना ये चाहिए कि ऑडिट असिस्टेंट जो भी कार्य कर रहे हैं वह उन्हें हम प्रेरणा दें कि भाई नए नए सुझाव लेके आए, ये काम को ऐसे ना ऐसा किया जाए, ऐसे नहीं ऐसा किया जाए। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ऑडिट असिस्टेंट है वह रचनात्मक सुझाव हमारे लेके आए और उनके सुझाव को हमें सुनना चाहिए, कर्मचारियों के सुझाव को सुनना। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्मचारी जो ऑडिट असिस्टेंट जो सुझाव लेके आए और हमें लगता है वो सुझाव जो अच्छे हैं तो उनको सुनना चाहिए और उनको हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो और अच्छे सुझाव लेके आए। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है इसमें कि कर्मचारियों को सुझाव के लिए पुरस्कृत करना। जो कर्मचारी जो असिस्टेंट है जिसने काम अच्छी तरह से किया है, जिससे हो सकता है कि हमारा जो कपट है, जो छल है वो कई सालों से हो रहा था, वो पकड़ में आया है, तो ऐसे कर्मचारियों को हमें पुरस्कृत करना चाहिए, जिससे क्या हो सके हम योग्यता को पुरस्कृत कर सके और जो असिस्टेंट है उसे मोटिवेशन मिल सके, उन्हें मोटिवेशन कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें भी प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये सारे उपाय क्या है ऑडिट प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जिससे जो हमारा ऑडिट है वह एफिशिएंट हो सके और उस कार्य में कार्य और समय और लागत दोनों की इसमें बचत हो सके। अभी हमने देखा कि अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाने के उपाय क्या क्या है। अगर हम अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण बना देते हैं तो उससे क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं, ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम, या लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ लिखिए। तो उसमें हमें क्या लिखना है, सबसे पहले ये लिखना है कि लोचपूर्ण और अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है। ऐसा कार्यक्रम जो
ऑडिट के दौरान नई परिस्थितियां उत्पन्न होने के अनुरूप उसमें परिवर्तन लाया जा सके, जिससे अंकेक्षण कार्यक्रम जो है वह अच्छी तरह से इफेक्टिव तरीके से किया जा सके। और दूसरा, जो ऑडिट असिस्टेंट हैं उनको रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वतंत्र निर्णय के लिए तैयार करना, उन्हें यंत्रवत कार्य नहीं देना कि भाई कार्य को इस तरह करना है तो वो यंत्रवत कार्य करेंगे तो होगा क्या, उसमें हमने देखा हानियों में यंत्रवत कार्य रहेगा तो ना तो उनमें वो मोटिवेशन आएगा, ना वो कार्य करेंगे, वरना वो छल कपट रोकने की, उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि उनके कार्यक्रम को करने से उनकी योग्यता साबित हो सकती है तो वह काम को अच्छी तरह से करेंगे। ये सब काम करने के लिए क्या होना चाहिए, अंकेक्षण कार्यक्रम को हमें लोचपूर्ण बनाना चाहिए। लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है अरुचिपूर्ण एवं यंत्रवत नहीं रहेगा। अंकेक्षण जो है वो अरुचिपूर्ण नहीं रहेगा और मैकेनिकल नहीं रहेगा। तो ऑडिट असिस्टेंट जो है वो काम को बहुत रुचि से करेंगे, बहुत इंटरेस्ट से करेंगे और मैकेनिकल तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी योग्यता को साबित हो सकती है। वो काम अच्छी तरह करेंगे तो उनका प्रमोशन होगा, उनको पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक चिंतन को प्रेरणा। ऐसे क्या होगा, अगर हम कोई काम करेंगे उसमें उनको छूट देंगे कि हम कोई कार्य जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरीके से करें, तो वो क्या करेंगे, अपनी जो रचनात्मकता है, उनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है उसका यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि कार्यक्रम और अच्छी तरह से होगा। हमारी जो ऑडिट है, प्रोग्राम ऑडिट जो है वो और अच्छी तरह से हो सकेगी और हमारे जो ऑडिट असिस्टेंट है उनके जो रचनात्मकता है उस चिंतन में क्या होगी, मदद मिलेगी उनके विकास को। कर्मचारी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। अगर ऑडिट प्रोग्राम रोचपूर्ण होगा तो होगा क्या, हमारे ऑडिट असिस्टेंट है उनको हम क्या करेंगे, प्रेरित कर सकेंगे कि वे स्वतंत्र निर्णय लें। क्योंकि जो ये जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया गया है ये उनकी सहायता के लिए बनाया गया, उनके स्वतंत्रपूर्ण कार्य करने में ये बाधक नहीं है। वे स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। उनके निर्णय में उनके सुझावों के लिए हमेशा जो है ऑडिट के या ऑडिटर के दरवाजे खुले हुए हैं। उनका स्वागत का हर समय, उनके सुझाव का हर समय स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की फेरबदल में संभव। यदि हम कोई काम एक कर्मचारी से करवा रहे हैं, उसमें फेरबदल हो गया और वो काम जो है वो रचनात्मक पूर्ण तरीके से किया जा रहा है, तो कोई भी जो कर्मचारी है वो फेरबदल को लेके जो उसमें कोई वो नहीं लगाएगा कि मुझे फेरबदल नहीं चाहिए। वह कहेगा कि नया काम, जो भी नया काम मिलेगा उसे वो उतने ही जोश से करेगा कि उसे पता है कि हर काम करने में, अच्छा काम करने में उसको पुरस्कृत मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। यदि अगर कर्मचारी को लगेगा कि उन्हें स्वतंत्र कार्य मिल रही है, उनके रचनात्मकता को प्रशंसा मिल रही है, तो उनके मनोबल में वृद्धि होगी। यह सब क्या है, अंकेक्षण कार्यक्रम के लोचपूर्ण होने के फायदे। मैं वापस से वीडियो के अंत में ये बताना चाहूंगा, ये जो टॉपिक है ऑडिट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ, अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियां, उद्देश्य बताइए। और जो शॉर्ट नोट्स में जो है ये पूछा जाता है कि लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ लिखिए। मैं कोशिश करता हूं, मैं सोचता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इन केस प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।